जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम एनालिसिस में। दोस्तों मैं रविकांत कुमार, मैं आपके लिए PYQ का जो सीरीज स्टार्ट किया था, मैं आज उसमें आपको बताऊंगा जो SSC CGL 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके के सारे प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं आज आपको बताने वाला हूं PYST4 यानी कि जो शिफ्ट 4 में हुआ था 14 जुलाई 2023 में जो शिफ्ट 4 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीके के PYQ पूछे गए थे उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आप अगर आप रेगुलर सेशन देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन का कितना तह में जा कर के आपको बताता हूँ, कितना डेप्थ सॉल्यूशन आपको देता हूँ। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आपका प्रश्न, अगर मान लो कि कोई भी टॉपिक से आपका प्रश्न पूछता है तो उस टॉपिक के बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ और उससे जो रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं मैं वो भी बताता हूँ। यानी कि आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपका PYQ तो हो ही रहा है, साथ साथ में अगर कोई करंट अफेयर पूछ दिया है तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर उससे रिलेटेड किस तरह के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है? तो जो आपका पहला सवाल है वो ये है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किए थे, यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 42nd अमेंडमेंट 1976। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ अभी तक पूछे गए हैं अब मैं वो आपको दिखाता हूँ और आप उसको एक बार देखो और उसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में अमेंडमेंट से सवाल पूछ ही लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का सवाल अमेंडमेंट में पूछा गया है। तो जो अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी मैंने ये जो भी लिखा है वो सारा PYQ में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि जो अमेंडमेंट है वो कौन सा आर्टिकल में इसका जिक्र मिलता है, तो वो मिलता है आपका आर्टिकल 368 में मिलता है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट है उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पार्ट में अमेंडमेंट के बारे में जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है पार्ट 20। यानी कि अभी तक दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक आर्टिकल 368 और दूसरा पार्ट 20। और अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसको कब आया था, तो वो 1951 में आया था और इसको 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। और ये क्या था, किस चीज़ के बारे में रिलेटेड था, ये लैंड रिफॉर्म के से रिलेटेड था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर जो क्वेश्चन पूछा था अभी कि 42nd अमेंडमेंट था वो क्या था, 1976 था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बात तो आप ध्यान में रखोगे ही। साथ में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और इसमें 3 नए वर्ड को जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड को जोड़े गए थे, ठीक है। इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा सारा चेंजेस हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट है जो कि 1978 में आया था, इसमें क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको अब लीगल राइट कर दिया गया है। क्या था, पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद इसको लीगल राइट कर दिया गया। यानी कि मान लो कहीं सड़क बनता है तो आप ये नहीं कर सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं ये जो संपत्ति है वो नहीं दे सकता हूँ गवर्नमेंट को। तो देखो, देश का डेवलपमेंट में अगर वो उपयोग हो रहा है तो आपको उसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको लीगल राइट कर दिया गया था। और 52nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और इसमें पॉलिटिकल डिफेक्शन जो था उसको बैंड कर दिया गया। डिफेक्शन मतलब क्या होता है, दल बदल, ठीक है। दल बदल जो था उसको बंद कर दिया गया। और 61st में क्या हुआ था, तो 61st में ये हुआ था, सबसे पहले हुआ कब था, ये एग्जाम में पूछता है, 1989 में हुआ था। और इसमें क्या कर दिया गया, जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया था। और ये राजीव गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। और 69th अमेंडमेंट जो है 1991 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित कर दिया गया, ठीक है। 73rd में क्या है, 1992 में पंचायती राज जो है
ठीक है, उसको पार्ट 9 में जगह मिल गया है। और पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 74th अमेंडमेंट है जो 1992 में आया था, इसमें एक नया टर्म म्युनिसिपैलिटीज को ऐड कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 86th अमेंडमेंट 2002 जो था, इसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन, यानी कि अब आपको जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट में कर दिया गया, जगह मिल गया आर्टिकल 21 के ए में इसको जगह दिया गया, और ये पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में है, पार्ट 3 में है। और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 101st अमेंडमेंट जो हुआ था सो 2017 में हुआ था, 2017 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जो जीएसटी है, और एग्जाम में पूछता है जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 279 का ए में है। उसके बाद 103rd जो अमेंडमेंट है वो 2019 में हुआ था। इसमें क्या था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के लिए ये बनाया गया था। और 106 में क्या था, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अब आया है, ठीक है। तो इतने अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो ये अमेंडमेंट मैंने जितने भी PYQ में जो अमेंडमेंट पूछे गए थे, मैं सारा अमेंडमेंट एक साथ कर दिया हूं। और देखो इस अमेंडमेंट को क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। आप कैसे इसको रिवाइज करोगे, तो देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा पार्ट में है, और कहाँ से लिया गया, ये 3। उसके बाद जो इतने ही इंपॉर्टेंट है, देखना आपको जब भी आप टेस्ट लगाओगे तो मैंने जितने भी अमेंडमेंट लिखा है वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में आपको मिलेगा। ऑप्शन जो रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें ये ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो होगा क्या कि आप एलिमिनेट भी कर पाओगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वीमेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, ठीक है। मतलब सवाल ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वीमेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस स्कीम के द्वारा इन्होंने जो MSME है वो लॉन्च किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वीमेन, तो ये है सामर्थ, ठीक है। कौन सा स्कीम हो जाएगा, सामर्थ। और सामर्थ स्कीम क्या है, तो सामर्थ स्कीम ये है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो डिजिटल पेमेंट है वो लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना का शुरुआत किया गया था। इसको सामर्थ योजना कहते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 1 फरवरी 2023 को हुआ था। और 1 फरवरी 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक ये योजना को चलाया गया था, ठीक है, ताकि जो डिजिटल पेमेंट है उसके माध्यम से लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके, खास करके महिलाओं में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। और एक बात और, स्कीम से हमेशा एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि जो हर्षवर्धन के समय कौन सा चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आए थे विजिट करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनसंग, ठीक है। और मैं बताता हूँ वेनसंग के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो वेनसंग के बारे में आपको और कौन कौन सी बातें ध्यान में होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ट्रेवलर थे और किसके टाइम पीरियड में आए थे। ये इंपॉर्टेंट, एसएससी का फेवरेट यही है, ये पूछ लेगा कि आपके कौन सा ट्रेवलर थे और किसके टाइम पीरियड में आए थे, बस एसएससी इतना ही पूछता है, ठीक है। तो देखो जो वेनसंग थे सो चाइनीज मॉन्क थे, ठीक है। वेनसंग चाइनीज मॉन्क थे और ये जो है सो हर्षवर्धन का जब यहाँ पे रूल चलता होता था, हर्षवर्धन के रूल्स के समय में ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हर्षवर्धन के एक कोर्ट पोएट थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इनके बारे में एक पुस्तक लिखा है हर्षवर्धन के बारे में, हरिश्चरिता, ठीक है, हर्षचरिता, ये भी ध्यान रखना। यानी कि वेनसंग के बारे में ये ध्यान रखना है कि वेनसंग जो थे चाइनीज मॉन्क थे। दूसरा किसके टाइम पीरियड में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट था बाणभट्ट जिसने हरिश्चरिता लिखा था। इतनी बातें आपको वेनसंग के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको और इम्पोर्टेंट ट्रैवलर के बारे में बताता हूं जो कि इंडिया विजिट किए थे और जिससे एसएससी में प्रश्न पूछा है। मैं एक एक करके आपको सारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर के बारे में बताता हूं। और जो आपको दूसरे ट्रैवलर के बारे में जानना है वो है आपके फाहियान, ठीक है, फाहियान। और फाहियान मैंने आपको बताया क्या आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रैवलर है और किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो ये फाहियान है वो चंद्रगुप्त टू, ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य का भी उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त टू या तो
विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में फाहियान आए थे और ये भी चाइनीज मॉन्क थे। और ये किसके तलाश में आए थे? तो ये विनय पिटका, जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है विनय पिटका, और विनय पिटका को द बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। तो इसके सर्च में ये आए थे फाहियान। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताता हूँ आपको, कौन कौन इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है। ट्रैवलर पता होना चाहिए, उनमें एक मैगस्थनीज भी हैं। और मैगस्थनीज से एग्जाम में हमेशा सवाल पूछ लेता है। तो जो मैगस्थनीज थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे और ये सिल्वस निकेटर के टाइम पीरियड में आए थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे। मतलब सिल्वस निकेटर के साथ एक ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज आए थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे और एक पुस्तक लिखा था इन्होंने इंडिका। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि क्या क्या ध्यान में रखोगे कि सिल्वस निकेटर थे, उनके साथ एक उनका एम्बेसडर आया था, उसका नाम था मैगस्थनीज। और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य है सो मौर्य डायनेस्टीज का है, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त वन, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो वो गुप्ता डायनेस्टीज के थे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके समय में फाहियान आए थे, लेकिन ये जो मैं चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ, जब भी ये मौर्य वाला चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा तो उसके आगे जो टाइटल है मौर्य लिखा रहेगा। और लेकिन अगर चंद्रगुप्त सिर्फ लिखा रहेगा या तो चंद्रगुप्त के साथ विक्रमादित्य लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि गुप्ता डायनेस्टी के थे और उनके समय फाहियान आए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि क्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रेवलर के बारे में। जो तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर हैं वो है अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी जो थे सो मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में आए थे और मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था 1025 पे 1025 में किया था अटैक। और जो अल बिरूनी आए थे उनके साथ में, तो उन्होंने इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया था। 11वीं सेंचुरी का जो इंडिया था उसके बारे में बताया था अपने पुस्तक किताब उल हिंद में इन्होंने बताया था। और जो किताब उल हिंद है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। यानी कि आपको अल बिरूनी ध्यान रखना है, किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो मोहम्मद गजनी के टाइम पीरियड में आए थे, ये ध्यान रखना है। और इनका एक बुक ध्यान में रखना है, किताब उल हिंद। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है अल बिरूनी के बारे में। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट ट्रैवलर के बारे में आपको। तो जो नेक्स्ट ट्रैवलर है वो है इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है सो MBT के समय में आए थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था किताब उर रहला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे ट्रैवलर के बारे में। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो ट्रैवलर हैं, ठीक है, और किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, SSC में आपके प्रश्न यहीं से पूछ जाएंगे कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम पीरियड में आए थे। बस इतना आप कर लो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिया आपको और आप इतना कर लोगे तो 90% आपका सवाल यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन। इसके लिए जो मेन एनर्जी सोर्स है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमोर्डियल हीट। ठीक है, अब देखिए जो रेडियोजेनिक हीट होता है वो क्या होता है? तो जो अर्थ के क्रस्ट है, मान लीजिए जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है जो, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, तो उसका जो आइसोटॉप है, इसका जो डीके होता है, ठीक है, तो इसका डीके के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेडियोजेनिक हीट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं, तो उसके जो डीके होता है, उसका जो घटन होता है, उसके कारण से जो हीट निकलता है उसको कहा जाता है रेडियोजेनिक हीट। और प्रीमोर्डियल हीट क्या होता है? जो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय जो हीट एनर्जी उससे जो निकला या निकलता है उसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट कप है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक थॉमस कप है, फिर आपका उबेर कप हो गया, सुद्रमन कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, नारंग कप हो गया और चड्डा कप हो गया। ठीक है, और थॉमस कप इस बार जो 2022 में थॉमस कप हुआ था उसमें इंडिया ने पहली बार थॉमस कप का विजेता बना है, टाइटल अपने नाम किया। और इंडिया किसको हरा करके कप जीता? तो इंडिया ये जो कप है वो किसको हरा कर जीता? तो इंडिया जो है सो किसे हरा कर जीता था? तो इंडोनेशिया को हरा करके ये कप जीता था। ठीक है, और इंडोनेशिया इसके पहले
14th टाइम से ये चैंपियनशिप चला चुका है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक बार जो थॉमस कप है वो कौन जीता है, तो वो इंडोनेशिया जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं कि उबर कप जो है जो 2023 में हुआ था, इसका विजेता कौन सा टीम बना, तो इसका विजेता है साउथ कोरिया। कौन है? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया ने किसे हरा कर जीता था? तो साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके ये जो खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन अगर उबर कप मैं पूछूं कि सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो चाइना ने जीता है। तो इस बार क्या हुआ कि जो दोनों इसके पहले जो सबसे अधिक बार थॉमस कप और उबेर कप जो जीत चुके हैं, वो दोनों टीम इस बार हारे हैं। और एक इंडोनेशिया को अपना प्यारा भारत ने हराया है और साउथ कोरिया ने चाइना को डिफीट किया है। तो साउथ कोरिया यहाँ जीत गया था, चाइना हार गया था। और सुद्री मन कप, रहमतुल्ला कप, अमृत दीवान कप, नारंग कप और चड्डा कप। अच्छा, जो थॉमस कप होता है ये क्या है? तो जो ये थॉमस कप आपका है, ठीक है, तो थॉमस कप जो है वो मतलब जो मेंस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है उसके लिए थॉमस कप होता है। और उबेर कप क्या होता है? जो वीमेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है पूरा वर्ल्ड में, उसको उबेर कप कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है बैडमिंटन के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट PYQ अभी तक बैडमिंटन में पूछे गए हैं, मैं आपके सामने वो सारे PYQ लेके आ रहा हूँ। मतलब अगर आप बैडमिंटन देखते हो तो यहाँ पे फायदा क्या है आपको कि बैडमिंटन का करंट अफेयर किस तरह से पूछा जाएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और बैडमिंटन से अभी तक किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, मैं सारे PYQ एक सामने लाया हूँ आपके लिए। तो मैं दिखाता हूँ वो स्लाइड जिसमें मैंने सारे PYQ जितने भी SSC या तो अदर एग्जामिनेशन में जितने भी PYQ पूछे गए हैं बैडमिंटन से रिलेटेड, वो सारा मैं बताता हूँ आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट PYQ हैं बैडमिंटन के जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे कि जो ब्लैक कार्ड है, ठीक है, तो ब्लैक कार्ड जो आपका है वो अगर बैडमिंटन प्लेयर को है, वो खेल रहा है, उसके दौरान उसको जो रेफरी है वो उसको दिखा देता है, इसका मतलब क्या होता है? वो डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसका डिस्क्वालिफिकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जो सवाल था मैंने ये भी लिख दिया है बगल में कि कब पूछा गया था। और जो येलो कार्ड है, ठीक है, येलो कार्ड जो है वो रेफरी बैडमिंटन प्लेयर को कब दिखाता है? जब उसको वार्निंग देता है मिसकंडक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद सुद्रीमन कप जो है, वो जो सुद्रीमन कप है वो कौन सा किससे रिलेटेड है? तो ये जो है वर्ल्ड मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप से रिलेटेड है। और ये जो कप है तो सबसे पहले ये इसका शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में हुआ था। ये सवाल पूछा था आपसे, ठीक है। उसके बाद वीमेंस टीम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो उबेर कप है, ठीक है, सबसे पहले उबेर कप कब हुआ था? तो 1956 से लेकर के 1957 तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो है हैज लॉन्च, इन्होंने 2 नया फॉर्मेट लॉन्च किया है बैडमिंटन का, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मेट है? तो एक है एयर बैडमिंटन है और दूसरा है ट्रिपल्स है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लैंड चैंपियनशिप शुरू हुआ था सबसे पहले, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था सो पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1899 में हुआ था। उसके बाद जो लेंथ होता है बैडमिंटन कोर्ट का वो कितना होता है? वो होता है 13.40 मीटर होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और आप ध्यान में रखो कि ये जो मैंने दोनों पिक्चर रखा है, ठीक है, जो मैं ये 2 पिक्चर लगाया हूँ आपके सामने, ये किनका पिक्चर है? तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडियन बैडमिंटन टीम का। ये है सात्विक और चिराग, दोनों है, इधर सात्विक है और ये चिराग है, ठीक है, सात्विक और चिराग है। और ये जो सात्विक और चिराग है, इन्हें 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले होता था उसका नाम बदल करके अबर कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये दोनों प्लेयर्स को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अबर दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बैडमिंटन के बारे में। मतलब PYQ किस तरह से पूछा है वो ध्यान रखो, करंट अफेयर क्या पूछेगा वो ध्यान रखो, और किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है, मैं सारा कुछ, मतलब बैडमिंटन से आप देखना यहीं से सवाल कहीं ना कहीं से वो उठाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है आपके सामने कि हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जो पेनाल्टी कॉर्नर जो है सो किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, मतलब कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, ठीक है। और हॉकी के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, मतलब हॉकी से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हॉकी से किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। और हॉकी से रिलेटेड आपको कौन कौन से टर्मिनोलॉजी और ध्यान में होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कौन कौन आपको टर्मिनोलॉजी हॉकी से रिलेटेड आपको ध्यान में होना चाहिए, मैं वो सारा बताता हूँ आपको कि क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है पेनाल्टी कॉर्नर। सबसे पहले आपको पेनाल्टी कॉर्नर ध्यान में रखना है, फिर स्कूप होता है, फिर 16 आर्ड हिट होता है, रोल इन और पुश इन। पहले होता था रोल इन लेकिन इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है पुश इन अब, ठीक है। एक होता है बैक स्टिक, मतलब आपको 5
टर्मिनोलॉजी ध्यान में, एक पेनाल्टी कॉर्नर हो गया आपका, दूसरा स्कूप हो गया, तीसरा हो गया 16 यार्ड हिट हो गया, रॉल इन या पुश इन हो गया, और बैक स्टिक हो गया। बैक स्टिक ये मैं जितनी भी लिखा हूँ, जितना भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखा हूँ वही लिखा हूँ जो एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इतनी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो जो सवाल ये है कि इंडिया ने आज तक सिर्फ एक ही बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, जो कि 1975 में जीता था, और ये मैच कुलालंपुर में हुआ था। और इसमें क्या इंडिया किसको हरा कर जीता था? इसमें पाकिस्तान को हरा करके जीता था, ठीक है। और गोल्ड मेडल इंडिया जो है सो सबसे पहले कब जीता था? 1928 में जीता था। और 1928 में सबसे पहली बार जब गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था तो उस समय जो इंडियन टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? जयपाल सिंह हुड्डा। और जयपाल सिंह हुड्डा जो कैप्टन थे, इनके नाम पर रांची में एक स्टेडियम बनाया गया हॉकी का, उसका भी नाम है जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम, ठीक है, ये भी ध्यान आपको रखने हैं। उसके बाद 1928 के बाद लगातार इंडिया ने 6 बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, 6 कंसेक्यूटिव टाइम गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि रिलेटेड हॉकी से, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो अभी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हॉकी के बारे में मैं वो आपको बताता हूँ। तो अब जो मेंस हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ था वो कौन सा देश जीता, किसको हरा करके? तो जो जर्मनी ने जीत चुका है। और जर्मनी ने किसको हरा कर जीता है? तो ये बेल्जियम को हरा करके ये खिताब जर्मनी ने अपने नाम कर दिया। और ये जो मैच हुआ था सो कहाँ हुआ था? कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। जो फाइनल हुआ था सो कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? तो ये 15th एडिशन था, ये भी ध्यान रखना है। और विच कंट्री ऑन द वीमेंस हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि वीमेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो वो इंडिया जीत चुका है। जापान को हरा करके इंडिया ने जीता है ये कप। किसको हरा करके? तो ये जीता है जापान को हरा करके जीता है, ठीक है। और 4-0 से हराया है। और ये मैच कहाँ हुआ था? वही जयपाल सिंह हुड्डा हॉकी स्टेडियम रांची में हुआ था, इसके पहले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखने हैं, मतलब कि मैंने क्या क्या बताया हॉकी से रिलेटेड। सबसे पहले हॉकी का जो सवाल पूछा था वो मैंने बताया, उसके बाद टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने PYQ भी बता दिया किस तरह से पूछता है, उसके बाद मैंने आपको करंट अफेयर बता दिया। मतलब हॉकी से और आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि विच ऑफ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फेनोप्सिडा दैट हैज एन अंडरग्राउंड creeping perennial rhizosome that gives off aerial as well as underground branches। मतलब कहता है कौन सा ऐसा पौधा है जो कि एरियल और अंडरग्राउंड, मतलब कि ऊपर में भी और नीचे में भी, दोनों में भी उसका क्या रहता है? आपका ब्रांचेज रहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्विसेटम, ठीक है, इक्विसेटम। बस इतना ध्यान रखो कि इक्विसेटम ऐसा पौधा है जिसका मतलब लैंड के नीचे और ऊपर दोनों जगह ब्रांचेज रहते हैं। और देखो इस तरह के सवाल ना आपको हमेशा एग्जाम में फंसाएंगे, तो आपको इन सब सवालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल मात्र 2 से 3% ही करेंगे और उसमें से 1% जो है सो तुक्का से मार के किए हुए होंगे। तो आपको 95% तक सही करना है। 5% ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे जो नहीं होगा, मतलब कि बहुत कम कोई कर पाएंगे। आपका 95% में भी सिलेक्शन होगा। देखो ये सवाल आप पढ़ोगे, ये जरूरी नहीं कि सवाल आपका आएगा, और ये इतना इन डेप्थ में आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और आपको इसीलिए तो मैं आपको PYQ करवा रहा हूँ कि आप देखो कि सवाल कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके सामने कि जो सवाल है आपका नेक्स्ट वो ये है कि ट्राइक्लोरोमीथेन इज बेटर नॉन एज। जो ट्राइक्लोरोमीथेन है उसे और हम किस नाम से जानते हैं? तो क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का फुल मतलब फार्मूला क्या होता है? तो CHCl3 होता है, ठीक है, CHCl3 होता है। और अगर कोई पूछे लाफिंग गैस का तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि LPG कैसे बनता है? तो ये बनता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन से, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो LPG है इसका जो स्मेल है वो स्मेल किसके कारण से आता है? तो आता है आपका इथाइल मरसेप्टेन के कारण से, इथाइल मरसेप्टेन, ठीक है। और इथाइल मरसेप्टेन इसलिए मिला जाता है क्योंकि जो LPG जब लीक करे तो आपको पता चले कि जो गैस है वो लीक हो रहा है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है मेरा कि मैच द कॉलम्स। एक साइड स्टेट दे रखा है, एक साइड हिल्स दे रखा है, ठीक है। आपको इसको मैच करना है। तो आपको पता है जो केरला है, केरला में क्या अन्नामलाई हिल्स है, ये तो आपको पता है। और मेघालय में क्या है? तो मेघालय में आपका है गारो हिल्स। और मिजोरम में क्या है? लुसाई हिल्स है। तो ये तीनों एक ही, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और जो
मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, अब जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड है उसमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स है मैं आपको एक एक करके पूरा हिल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है पूर्वांचल रेंज, ठीक है। तो जो पूर्वांचल रेंज है ये किसको बोलते हैं, तो जो माउंटेन है हमारा, जो कलेक्शन है माउंटेन का ईस्टर्न हिल्स में, उसको एक साथ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको पूर्वांचल माउंटेन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा हिल्स है ईस्टर्न साइड में उसको हम पूर्वांचल कह सकते हैं। और जो हाईएस्ट पीक है किसका, पूर्वांचल माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, वो है माउंट दफा। और जो ये माउंट दफा है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या अरुणाचल प्रदेश में दफा करके कुछ और चीज़ है, हाँ, और एक आता है आपका नाम दफा, क्या है, नाम दफा। तो नाम दफा जो है आपका ये नेशनल पार्क है, कहाँ, ये नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश में। मतलब दफा करके दो चीज़ है, एक माउंट दफा है जो कि हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल रेंज का, पहले से याद रखना है। दूसरा जो नाम दफा नेशनल पार्क है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जो ये जो पूर्वांचल रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में ये सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है सब कौन सा है, तो पूर्वांचल रेंज के अंदर आते हैं। और एक एक करके हम माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन के बारे में बताऊंगा, फिर नागालैंड के, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है। मैं सारा माउंटेन आपको बताऊंगा, ठीक है, एक एक करके। चलिए हम सबसे पहले आपको बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो जो माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश में वो कौन कौन सा माउंटेन है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, हमारा अरुणाचल प्रदेश है ये आपका, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा माउंटेन है, तो डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और ये अबोर और मिश्मी के बीच में एक रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। यानी कि यहाँ डफला है, फिर मिरी है, अबोर है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ है आपका नामचा बरवा। ये माउंटेन नामचा बरवा है और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर होके आती है। तो ये नामचा बरवा के कारण यहाँ पे मुड़ जाती है और असम मेघालय होते हुए ये रिवर जो आपका है सो बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। इतनी बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो रिवर है वो, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो किसके किस में, तो ये अबोर है और ये आपका है नामचा बरवा, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अबोर, फिर यहाँ मिश्मी है, ठीक है, यहाँ मिश्मी है, अबोर मिश्मी है, और फिर यहाँ पे आपका आता है पटकाई बूम। और ये जो पटकाई बूम, ये जो मैं रीजन बता रहा हूँ आपका पटकाई बूम, तो ये जो पटकाई बूम है, तो ये पटकाई बूम 3 स्टेट को कवर करती है। 3 स्टेट में आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, 3 स्टेट में आपका आता है, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो नामचा बरवा माउंटेन रेंज है वो ग्रेट हिमालय का है, ठीक है। और पटकाई बूम मैंने आपको बता दिया कि पटकाई बूम 3 स्टेट में होकर आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ठीक है। नामचा बरवा किसका पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जो कि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नागालैंड में कौन कौन से माउंटेन है, कौन से माउंटेन रेंजेस है, कौन सा हिल्स है, ठीक है। तो माउंटेन इन नागालैंड में कौन कौन से माउंटेन है, तो जो नागालैंड में माउंटेन है वो नागा हिल्स है, उसके बाद कोहिमा माउंटेन है और जप्फू रेंज है। और जप्फू, आप लप्पू मत करो इसको, ही जप्फू है, ठीक है ना, जप्फू रेंज है। और जप्फू रेंज कहाँ पे है, नागालैंड में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जप्फू रेंज इसके पहले वाले सीरीज में आपने जब देखा होगा PYQ का सीरीज, उसमें भी ये सवाल पूछा था। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नागालैंड है, नागालैंड का जो मतलब कि हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो वो है सारामती पीक। कौन सा पीक है, सारामती पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है कहाँ, नागा हिल्स का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मणिपुर के बारे में। तो जो मणिपुर में कौन कौन सा माउंटेन, तो एक मनी माउंटेन है, लेमातोल माउंटेन है, उसके बाद माउंट तेनुपू है, और उसके बाद फिर आपका इतना है। और माउंट तेनुपू जो आपका है वो हाईएस्ट पीक है किसका, तो मणिपुर स्टेट का हाईएस्ट पीक है माउंट तेनुपू, और इसको माउंट ईसो भी कहा जाता है, ISO भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद माउंटेन मिजोरम में कौन कौन सा माउंटेन, मिजो हिल्स होगा, अब फवंग गुई हो जाएगा। और उसके बाद और जो फवंग गुई पीक है, ये जो फवंग गुई पीक है वो जो हाईएस्ट पीक है किसका, लुसोई हिल का, और लुसोई हिल कहाँ है, मिजोरम में है। तो अगर आपसे पूछे कि मिजोरम का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो फवंग गुई हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट पीक है। और जो लुसोई हिल्स है, ये जो लुसोई हिल्स है, ये लुसोई हिल्स त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर के बीच में है ये हिल्स, ठीक है। तो मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के सारे माउंटेन करवा दिया, नागालैंड का करवा दिया, मणिपुरी का करवा दिया, मिजोरम का करवा दिया, इतना। अब मैं आपको करवाऊंगा त्रिपुरा, मेघालय और असम। अब माउंटेन त्रिपुरा, तो त्रिपुरी माउंटेन है, बस इतना ये पकड़ा जाएगा। और मेघालय में 3 माउंटेन है, गारो, खासी और जैंतिया। और गारो, खासी, जैंतिया सिर्फ माउंटेन यहाँ पे नहीं है, यहाँ की जनजाति भी 3 है, गारो, खासी और जैंतिया। मतलब जो गारो, खासी, जैंतिया जनजाति है वो आपका मेघालय में ही रहती है। उसके बाद माउंटेन असम, मिकिर हो गया, रिंगमा हो गया, बेरेल हो गया। और जो बेरेल रेंज है
वो कौन सा दो रिवर के बीच में है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र और बैराक रिवर के बीच में है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, जैसे कि ये हमारा है सॉदर्न पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और इसमें ये साइड जो माउंटेन रेंजेस है, ये साइड जो माउंटेन रेंजेस है उसको बोलते हैं ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, और जो हमारा ये साइड माउंटेन जिसको वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपका पूछे कि ईस्टर्न माउंटेन रेंज का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो वो है जिंदागढ़ पीक। और जिंदागढ़ पीक जो है सो कौन सा स्टेट में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर मैं पूछूं जो वेस्टर्न घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट है इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो अन्नामुड़ी है। और जो अन्नामुड़ी पीक है वो कहाँ पे है आपका, तो अन्नामुड़ी पीक आपका है केरल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अन्नामुड़ी पीक जो है सो अन्नामलाई हिल्स जो है उसमें लोकेटेड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अचीवमेंट ऑफ श्रुति बंदोपाध्याय एन एमिनेंट मणिपुर डांसर। ये मणिपुरी डांसर है, और जो इसका स्टेटमेंट है वो करा कि श्रुति बंदोपाध्याय के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसमें से कौन सा ही है, तो उसमें ये सही है कि सी रिसीव्ड संगीत नाटक अकेडमी 2000 अवार्ड 2022। ठीक है, ये अवार्ड जीती है 2020 में जीती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब संगीत नाटक अकेडमी 2020 में इनको अवार्ड मिला था। और जो श्रुति बंदोपाध्याय वो मणिपुरी डांसर से एसोसिएटेड है। और मणिपुरी डांसर के बारे में मैंने इसके पहले आपको पूरा डिटेल से बताया था। आप अगर वो सीरीज नहीं देखो, इसी में मैंने बताया था PYQ का सीरीज जो चल रहा है उसी में इसके पहले मैंने आपको बताया था, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, मैंने सारा लगभग जितना भी क्लासिकल डांस है पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि विजयनगर जो एम्परर कृष्णदेवराय थे, ठीक है, वो फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम इन द नेम ऑफ हिज। मतलब किसके नाम पे जो विजयनगर अंपायर के जो मतलब कि सब अर्बन टाउनशिप था उसके बगल में नागलपुरम नाम का स्थान बनाया था, तो अपने माँ के नाम पे बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर्स। ठीक है, और इनकी माँ का नाम था नगाला देवी। और ये जो नगाला देवी थी वो भगवान विष्णु के डिवोटी थी। और अगर मैं पूछूं जो नगालापुरम था, ये जो था वो जो कृष्णदेवराय जो है कृष्णदेवराय ने इसको अपना कैपिटल बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं पूछूं जो कृष्णदेवराय है वो कौन से मतलब कि डायनेस्टीज के रूलर थे, तो ये थे तुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे। तुलुवा डायनेस्टी के ये रूलर थे। और विजयनगर एम्पायर के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि विजयनगर एम्पायर का फाउंड कौन किया था, किसने इसको फाउंड किया था, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने हैं, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले विजयनगर एम्पायर, ये जो विजयनगर एम्पायर का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 1336 से लेकर के 1565 तक है। और विजयनगर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट 1336 में हुआ था। और विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश कौन किए थे, तो हरिहर और बुक्का ने किए थे। ठीक है, और हरिहर और बुक्का जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ मतलब कि सेनापति थे। और इन्होंने क्या किया, जब मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें कहते हैं कि जाओ सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विजय प्राप्त करके आओ, वहाँ जीत करके आओ। तो ये जब जाते हैं सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे इनको एक संत मिलते हैं जिनका नाम रहता है आपका विद्यारण्य। क्या नाम रहता है, विद्यारण्य नाम रहता है। और ये जो विद्यारण्य रहते हैं वो कहते हैं कि तुम उसके लिए ना काम करके तुम मतलब कि अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाओ, अपने हिंदुत्व में अपना खुद का साम्राज्य स्टैब्लिश करो, अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश करो। और फिर ये क्या करते हैं, ये अपना विजय की और अपना जो किंगडम है बनाने की ओर आगे बढ़ जाते हैं और बनाते हैं अपना किंगडम विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर में जो 4 मेजर डायनेस्टीज हैं वो कौन कौन सी है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। मैं चारों मेजर डायनेस्टी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो वो जो 4 मेजर डायनेस्टीज है वो कौन कौन है, तो सबसे पहले है संगम डायनेस्टी। और संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने बगल में लिखा है, लेकिन टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि संगम डायनेस्टीज है उनका फाउंडर कौन है, तो हरिहर 1 और बुक्का राय 1, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मतलब चारों डायनेस्टी का नाम पता होना चाहिए और इसमें इसके जो फाउंडर है वो कौन है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे सलुवा डायनेस्टी, तो सलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है, सलुवा नरसिम्हा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसका तुलुवा डायनेस्टी, तो तुलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वीर नरसिंह है। अगर मैं पूछूं कि तुलुवा डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर है वो कौन है, कृष्णदेव राय है। और अरविदु डायनेस्टी जो है उसके जो फाउंडर है थिरुमाला है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो मेरा सीरीज है यहीं पे खत्म होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि देखो
मैं इस सीरीज में आपको ये बताने का कोशिश करता हूं कि जो PYQ है उसका ट्रेंड क्या है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछता है, आपको किन बातों पे ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम में अगर मैं बोलूं कि आप विजयनगर अंपायर के बारे में कितना पढ़ोगे, क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक बंदा विजयनगर अंपायर के बारे में तो PhD कर रहा है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको PhD नहीं करना है। आपको वो बातें समझना है कि एग्जाम में क्या आपसे पूछता है, आपको क्या पता होना चाहिए, आप क्या छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप PYQ का सीरीज जो है कंप्लीट करोगे, उसका डिटेल एनालिसिस करोगे खुद से, तो पता चलेगा कि सवाल कहां से आते हैं, हमें कौन सी बातों पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सीरीज मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। और तो दोस्तों आप बने रहिए एग्जाम एनालिसिस में, आपके लिए हम इसी तरह का सीरीज